हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें हमें याद रखनी है वो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। सबसे पहली बात और मुख्य बात ये है कि चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक था। मौर्य वंश की स्थापना उसने 321 ईस्वी पूर्व में रखी थी और 185 ईस्वी पूर्व तक इस वंश के राजाओं ने इस देश में शासन किया था। चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट माना जाता है। चंद्रगुप्त ने चाणक्य की सहायता से भारत में पहली बार एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त के प्रारंभिक जीवन के बारे में हमारे पास बहुत कम जानकारी है। इतिहासकारों के अनुसार चंद्रगुप्त क्षत्रिय वंश से संबंध रखता था, जबकि कुछ इतिहासकारों के अनुसार चंद्रगुप्त निम्न जाति का वंशज था। लेकिन एक विशेष बात जो चंद्रगुप्त के जीवन के साथ जुड़ी है वो है मोर। मोर संस्कृत में जिसको मयूर कहा जाता है और मोर शब्द से ही मौर्य शब्द की उत्पत्ति हुई है। इतिहासकारों के अनुसार चंद्रगुप्त की जो माँ थी वो मोरों के पंखे बेचा करती थी और उसी से उसने अपने इस बालक का पालन पोषण भी किया था। तो इसलिए हमें ये याद रखना है कि मौर्य शब्द मयूर अथवा मोर शब्द से निकला हुआ है। चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का सम्राट बनाने में उसके गुरु चाणक्य का बहुत बड़ा हाथ था। चाणक्य और चंद्रगुप्त की मुलाकात भी एक रोमांचक कहानी के रूप में हमारे सामने आती है। कहा जाता है कि एक बार चाणक्य नंद वंश के शासक धनानंद से अपमानित होकर बहुत ही क्रुद्ध और गुस्से में जा रहे थे और रास्ते में उन्होंने कुछ बच्चों को एक खेल खेलते हुए देखा, जिसमें एक बालक ऊंचे 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 स्थान पर बैठ करके बाकी बालकों को आदेश दे रहा था। चाणक्य ने उस बालक को बड़े गौर से देखा और बड़े देर तक देख करके उसके अंदर छिपी हुई प्रतिभा को उसने पहचाना और उस बालक को चाणक्य ने अपने पास बुलाया और पूछा उसको कि क्या तुम सचमुच में ही राजा बनना चाहते हो। उस बालक ने कहा कि हाँ, मैं राजा बनना चाहता हूँ। तो चाणक्य ने कहा कि ठीक है, अगर तुम राजा बनना चाहते हो तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तो बालक तैयार हो गया, लेकिन उसने कहा कि नहीं, मैं पहले अपनी माँ से पूछ करके आता हूँ। तो चाणक्य उस बालक के साथ उसकी माँ के पास गए और चाणक्य ने उसकी माँ को बोला कि इस बालक को मेरे पास भेज दो। और इस तरह से वो बालक जो था चाणक्य के साथ तक्षशिला चला आया। चाणक्य क्योंकि तक्षशिला में राजनीति और शासन व्यवस्था के आचार्य थे, तो उन्होंने उस बालक को वहीं शिक्षा दीक्षा दी। यही बालक बड़ा होकर के चंद्रगुप्त मौर्य कहलाया। ये जब एक तरफ ये सारी घटनाएं घट रही थी तो दूसरी तरफ एक महत्वपूर्ण आक्रमण जो था वो हमारे देश में हो चुका था और वो आक्रमण था सिकंदर का। सिकंदर जिसको यूनान में अलेक्जेंडर के नाम से जाना जाता है, भारतीय इतिहास में जिसको सिकंदर कहा जाता है। ये 326 ईस्वी पूर्व के आसपास की बात है जब उसने भारत पर आक्रमण किया था। लेकिन वो भारत के कुछ हिस्सों को ही जीत पाया था। वो ब्यास नदी से आगे, जहाँ से ब्यास नदी उस युग में मगध राज्य की सीमा हुआ करती थी और उन दिनों मगध सबसे शक्तिशाली भारतीय राज्य हुआ करता था। तो सिकंदर ब्यास नदी से वापस अपने देश चला गया था और उसके जाने के बाद जो उसके जीते हुए भारतीय क्षेत्र थे वहाँ अराजकता फैल गई। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त और चाणक्य ने उसी अराजकता का फ़ायदा उठाया और वो जो इलाका था जिसको हम आज पंजाब के नाम से जानते हैं,
सिकंदर के जाने के बाद वो उस क्षेत्र को चंद्रगुप्त और चाणक्य ने विजित कर लिया और इस तरह से चंद्रगुप्त का विजय अभियान शुरू हो गया। उन दिनों मगध का जो शासक हुआ करता था धनानंद था, जो बहुत ही अत्याचारी शासक था और प्रजा में बहुत बदनाम था। प्रजा उसके शासन से मुक्ति चाहती थी। इस स्थिति का फ़ायदा उठाया चंद्रगुप्त और चाणक्य ने और 321 ईस्वी पूर्व में उन्होंने मगध पर आक्रमण कर दिया। दोनों राजाओं के बीच में भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में भारी संख्या में सैनिक हताहत हुए। यह भी कहा जाता है कि इस युद्ध में धनानंद और उसके परिवार के अन्य सदस्य भी मारे गए, परंतु कुछ कहानियों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को क्षमा कर दिया और मगध छोड़ने की अनुमति दे दी। इस तरह से मगध 321 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त के अधीन हो गया। चंद्रगुप्त मगध को जीतने के पश्चात भी आराम से नहीं बैठा, क्योंकि वो एक सम्राट बनना चाहता था। इसलिए उसने और भी बहुत सारे युद्ध किए और सफलताएं हासिल की। उसके उन युद्धों में एक यूनानी शासक सेल्यूकस के साथ जो उसका युद्ध हुआ था 305 ईस्वी पूर्व में, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। चंद्रगुप्त मौर्य की सबसे महत्वपूर्ण विजय सेल्यूकस से ही हुई थी। सेल्यूकस सिकंदर का एक महान सेनापति था और उसने पश्चिम तथा मध्य एशिया के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। उसने अपने राज्य का विस्तार करने के लिए 305 ईस्वी पूर्व में भारत पर आक्रमण कर दिया। इस लड़ाई में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को हरा दिया। दोनों के मध्य हुई संधि के अनुसार सेल्यूकस ने अपने 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात और मकरान, जिसको आजकल बलूचिस्तान कहा जाता है, चंद्रगुप्त को सौंप दिए और साथ ही उसने अपनी पुत्री, जिसका नाम हेलेन था, का विवाह चंद्रगुप्त से कर दिया और साथ में अपना एक राजदूत मेगस्थनीज को राजदूत बना करके चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा। बदले में चंद्रगुप्त ने सम्मानार्थ 500 हाथी सेल्यूकस को भेंट किए। यह चंद्रगुप्त की एक महान विजय थी। इससे उसकी प्रतिष्ठा में भारी वृद्धि हुई। इसके पश्चात उसने अन्य राज्यों को भी अपने प्रभाव में लाने के प्रयत्न किए और इस तरह से उसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। उसका राज्य उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मैसूर तक तथा पूर्व में बंगाल से लेकर उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत तक फैला हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र, जिसको आधुनिक पटना के नाम से जाना जाता है। ये तो उसका विजय अभियान था। उसके पश्चात लगभग 24 वर्ष तक शासन करने के पश्चात जैन परंपराओं के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने संन्यास धारण कर लिया और राजगद्दी अपने पुत्र बिंदुसार को सौंप दी और अपने गुरु भद्रबाहु को साथ लेकर मैसूर चला गया। यहाँ उसने श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर उपवास करके अपने प्राण त्याग दिए। यह घटना 298 ईस्वी पूर्व की मानी जाती है। इस तरह से चंद्रगुप्त के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी वो आपको बताई गई। चंद्रगुप्त, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ, चंद्रगुप्त मौर्य भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था और सम्राट बनने के पश्चात उसने अपने गुरु चाणक्य को अपना प्रधानमंत्री भी बनाया था। चंद्रगुप्त के बारे में आपके सिलेबस के हिसाब से ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको दी गई। धन्यवाद।